नमस्ते, आई एम प्रीति। वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिज्म, टेट्राहेड्रल एंड पिरामिड। और इस टॉपिक में सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है वो है पिरामिड में, क्योंकि पिरामिड का जब अलग अलग बेस आता है, जैसे रेक्टेंगुलर बेस, ट्रायंगुलर बेस, हेक्सागोनल बेस, स्क्वायर बेस, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज के वीडियो में हम ये सारे प्रॉब्लम का इजी सॉल्यूशन देखेंगे, शॉर्ट मेथड्स देखेंगे कि अगर आपको कोई भी बेस आ जाए तो आप उसको क्विकली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिज्म से। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म जो है, इसमें क्या होता है, दो बेस होते हैं और जो उसके जो कर्व सरफेस एरिया या उसका जो फेस होता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, और ये जो दो बेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो ये किसी भी शेप में हो सकता है, या तो ट्रायंगुलर बेस हो सकता है, या इसका रेक्टेंगुलर बेस हो सकता है, स्क्वायर बेस हो सकता है, इसका बेस कुछ भी हो सकता है। बस इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगुलर बेस और एक स्क्वायर बेस लेके इस फिगर में समझाया है। जैसे यहाँ पे ए बी सी जो है साइड ऑफ ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगुलर बेस है, और एच जो है प्रिज्म की हाइट है, एंड स्क्वायर में अगर ए जो है साइड ऑफ स्क्वायर है और एच क्या है, हाइट ऑफ प्रिज्म है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया किस तरह निकाला जाएगा अगर हमें इस तरह का कोई फिगर या इस बेस पे कोई क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया को। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म। यानी कोई भी बेस हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, हेक्सागोनल हो, स्क्वायर हो, कोई भी बेस हो, उसका हमें पेरीमीटर लेना है एंड उसको हाइट ऑफ प्रिज्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। एंड टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। यानी जो भी हमें बेस दिया गया है उसका पेरीमीटर, उसको मल्टीप्लाई करना है हाइट ऑफ प्रिज्म से, और उसमें ऐड करना हमें जो दो बेस हमारे पास प्रिज्म के हैं, जो भी बेस में है, चाहे वो ट्रायंगुलर बेस हो या स्क्वायर बेस हो, उन दोनों बेस का एरिया यानी टॉप एंड बॉटम का जो एरिया है उसमें हमें ऐड करना है। इसको हम दूसरे तरह से क्या बोल सकते हैं, दूसरी तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट है, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो हम टोटल सरफेस एरिया को इस तरह भी लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस इसलिए लिखा क्योंकि जो टॉप एंड बॉटम का जो बेस एरिया होता है वो दोनों इक्वल ही होता है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, जो भी एरिया हमारा बेस जिस फॉर्म में, उसका एरिया लिखना है एंड हाइट ऑफ प्रिज्म लिखना है। इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए triangle of perimeter 90 centimeter and its inner radius is 4 centimeter. If the volume of prism is 1200 centimeter cube, then find its total surface area. तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि पेरीमीटर होना चाहिए, हाइट ऑफ प्रिज्म होना चाहिए और बेस एरिया होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर तो पता है और हाइट हम वॉल्यूम से निकाल लेंगे, लेकिन हमें एरिया नहीं पता है। तो एरिया निकालने का ये जो फॉर्मूला है ये होता है आर एस इक्वल टू एरिया। ठीक है, यहाँ पे आर जो है वो इन रेडियस है और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, और ये एरिया के इक्वल होता है। और ये फॉर्मूला आप जब ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ये आप इन रेडियस में वहाँ पे इसको पढ़ोगे। अभी फ़िलहाल आप ये देख लो कि ये जो एक फॉर्मूला होता है कि इन रेडियस में जब हम सेमी पेरीमीटर को इंटू करते हैं तो वो उस फिगर का एरिया देता है। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल का पेरीमीटर पता है, इन रेडियस पता है, तो यहाँ से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ये आ गया हमारे पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड हम यहाँ से वॉल्यूम से क्या निकाल लेंगे, हाइट निकालेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास दिया गया है, अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया हमने अभी निकाल लिया 180, हाइट हमें निकालना है। वॉल्यूम के फॉर्मूला पे हम उसको पुट कर देंगे तो वो हमारा हाइट आ जाएगा। हाइट कितना हो गया, 20/3 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया अभी हमने देखा कि टोटल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस।
तो पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पेरीमीटर हमारे पास दिया गया है 90, हाइट हमने अभी निकाला और एरिया 180। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा वो कितना हो गया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। अभी हमने एक ट्रायंगल पे क्वेश्चन देखा, दूसरा हम स्क्वायर बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, ए प्रिज्म हैज़ ए स्क्वायर बेस हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, the height of prism is 80 centimeter, the prism is cut into 10 identical part by 9 cut which is parallel to base of prism, what is total surface area of all 10 parts। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज है। चेंज ये है कि सारा कुछ वैसे ही है, बस यहाँ पे एक कटिंग पार्ट को मैंने ऐड किया है कि अगर किसी भी प्रिज्म को हम कट करते हैं तो उसके टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंजिंग आता है। तो सारा कुछ वैसे ही करना है, बस यहाँ पे कटिंग का जो एरिया है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमें पूछा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल पार्ट, जितने भी पार्ट्स 10 पार्ट्स जो बन रहे हैं, जो कटिंग करने के बाद जो 10 पार्ट्स बन रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल पार्ट क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म प्लस इंक्रीज एरिया आफ्टर कटिंग। यानी कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई भी पार्ट को कट करके फेंका नहीं है या उसको अलग साइड नहीं किया है। तो जो हमारा प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें इंक्रीज़ क्या हो जाएगा, जितने पार्ट हमने कट किए हैं, कट करने के बाद जो एरिया आया है वो सिर्फ ऐड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया लिख दें और जो कटिंग करने के बाद जो भी एरिया इंक्रीज़ हुआ है उसको हम ऐड कर दें, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब इंक्रीज पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या है कि 9 कट में हमने प्रिज्म को कट किया है। तो हमें पता है जब आपने अगर सिलेंडर या सिलेंडर कोन क्यूब वगैरह का आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे आप उसको देख लो, कटिंग वाले क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया है। तो अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आए तो आप उस वीडियो को पहले चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या है 9 कट है। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम 1 कट लगाते हैं तो 1 कट से हमारे पास कितना एरिया क्रिएट होगा, 2 एरिया क्रिएट होगा। अगर मैंने किसी भी चीज़ को 1 कट लगाया तो उससे क्या होगा, 2 पार्ट में वो जब डिवाइड होता है तो 2 एरिया का क्रिएशन होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम 1 कट लगा रहे हैं तो 2 एरिया क्रिएट होगा, तो 9 कट लगाएंगे तो कितना 18 एरिया क्रिएट होगा। अब बात आती है कि वो जो एरिया क्रिएट हुआ है वो किस शेप में है और वो मतलब उसका जो एरिया है वो क्या होगा, क्योंकि हमने कट लगाया है पैरेलल टू बेस और बेस हमारा यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली जो कटिंग होगा वो भी स्क्वायर के एरिया के इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो कट है, जो इंक्रीज्ड एरिया है वो 18 एरिया इंक्रीज हो रहा है और वो एरिया किसके इक्वल है, स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म लिखा P इंटू एच प्लस 2a, और जो इंक्रीज्ड एरिया हुआ वो कितना हो गया 18a। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 1 कट इक्वल टू 2 एरिया, 9 कट इक्वल्स टू 18 एरिया, और ये जो एरिया है वो बेस के इक्वल है और बेस हमारा स्क्वायर है, तो वो एरिया भी एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो गया। क्योंकि जो हमारा 2a है, यानी कि ये वाला जो 2a मैंने लिखा है ये भी बेस के इक्वल ही है, स्क्वायर के एरिया के इक्वल ही है। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जो एरिया है वो दोनों सेम ही है। बेस का एरिया लेना है और बेस स्क्वायर है, तो वहाँ पे भी हमें बेस का एरिया लेना है और 18 वाले में भी हमें बेस का ही एरिया लेना है। तो ये दोनों एरिया तो इक्वल है, तो हम इसको ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं कि ये 20a हो गया। ठीक है, अब हम वैल्यू सारे को पुट कर देंगे। यहाँ क्या हो गया, पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है 8 साइड का स्क्वायर है, तो 4 इंटू 8 32 हो गया। हाइट हमें 80 दिया गया था 20, ठीक है, और a क्योंकि स्क्वायर है, साइड हमें 8 पता है, तो 8 इंटू 8 64 हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास 8340 हमारा टोटल सरफेस एरिया, जितना भी कटिंग करने के बाद एरिया बना है उन सब का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास प्रिज्म हेक्सागोनल बेस का हो तो हमें कैसे करना है। तो अगर हेक्सागोनल बेस हो तो भी कोई वो नहीं है, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस हम हेक्सागन का पेरीमीटर एंड एरिया को लिखेंगे। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, ए प्रिज्म हैज़ ए रेगुलर हेक्सागन बेस whose side is 12 centimeter, the height of prism is 24 centimeter. If it is cut into 4 equal part by 2 perpendicular cut, what is
द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 पार्ट। यहाँ पे भी हेक्सागन बेस है और यहाँ कटिंग, इसमें भी कटिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, जब हमने उसको 4 पार्ट में कट किया तो उन सब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ABCDEF जो है एक हेक्सागन बनाया है, यहाँ पे कट किया गया है, 2 कट लगाया गया है परपेंडिकुलर। तो A से D एक कट है और K से L एक कट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सॉरी EF पे और BC के अलॉन्ग एक कट लगाया गया है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें परपेंडिकुलर है तो ये कट लगाने के लिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, AD का लेंथ हमें मालूम होना चाहिए, और जो ये लाइन जो बीच में मैंने KF और BC पे जो लाइन कट किया है उसका हमें लेंथ मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट फिगर है इसको हम कन्वर्ट करके दूसरे फिगर में बनाएं तो हम इस तरह का फिगर बना सकते हैं, क्योंकि ये जो मिडिल में EF और BC के मिडिल में जो कट लगाया गया है वो FB के ही इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि AB और FB का हमें लेंथ मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि AB और BC का लेंथ क्या होता है। वैसे आप याद कर लो कि जब भी हेक्सागन में अगर 2 सिमेट्रिक जो कट लगाया गया हो या डायगोनल जो है वो अगर सिमेट्रिक फिगर हो तो उसका जो लेंथ होता है वो 2a होता है। जैसे यहाँ पे AD होगा। ठीक है, AD का जो लेंथ है वो 2a के इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि AD के अलोंग अगर हम फिगर को फोल्ड करते हैं तो ये एक दूसरे को कवर कर लेगा, यानी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर इस तरह का डायगोनली अगर कट किया जाए तो AD का जो लेंथ हो जाएगा वो 2a होगा, और FB का जो लेंथ होगा वो √3a होगा। √3a इसलिए होगा क्योंकि अगर हम इसके अलोंग इसको फोल्ड करते हैं तो ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है। तो नॉन सिमेट्रिक फिगर के अलोंग जब हम उसको फोल्ड करेंगे या उस डायगोनल का लेंथ निकालेंगे तो वो कितना होता है, √3a। या आप इस तरह भी कर सकते हो, अगर आपको ये पता है कि हेक्सागन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, 120 होता है। तो 120 होता है और AF और AB क्या है, दोनों इक्वल है। तो जब अगर ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि 30, 180, 120 और 30 का जो एक ट्रायंगल बनता है उसका साइड होता है 1/√3। तो इस फॉर्म से भी आप उसको निकाल सकते हो, या आपको कोसाइन का रूल पता है तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप इतना जान लो कि जब भी हम सिमेट्रिक के अलोंग फिगर को फोल्ड करते हैं तो उसका जो लेंथ होता है, उस डायगोनल का जो लेंथ होता है वो 2a होता है, और अगर हम नॉन सिमेट्रिक फिगर के अलोंग हेक्सागन को फोल्ड करते हैं तो उसका जो लेंथ होता है वो √3a होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो AD है, यहाँ पे AB नहीं है, ये AD है, AD है ये 2a हो गया, और FB जो है वो √3a हो गया, और A हमें पता है यहाँ पे, हमें पता है कितना है, 12, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है साइड ऑफ हेक्सागन 12 है इसलिए 12 हो गया। तो AD का जो वैल्यू आ गया हमारे पास ये 24 हो गया, और FB जो है 12√3 हो गया। अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म प्लस इंक्रीज्ड एरिया। जो भी इंक्रीज्ड एरिया है, क्योंकि कटिंग हमने किया है, हमने किसी पार्ट को अलग नहीं रखा या कहीं पे उसको साइड नहीं किया है, तो जो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया पहले था वो तो रहेगा ही रहेगा, और उसमें सिर्फ इंक्रीज्ड एरिया जो कटिंग करने के बाद जो एरिया इंक्रीज हुआ है सिर्फ हम उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल पार्ट आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म में क्या हो गया, पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2a, ये तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला हो गया। अब इंक्रीज्ड एरिया क्या क्या हुआ, तो इंक्रीज्ड एरिया 2 हुआ। कैसे, एक तो जब हम AD के लॉन्ग कट कर रहे हैं तो 2 रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक कट लगाएंगे तो 2 एरिया का फॉर्मेशन होगा, और 2 एरिया बन रहा है, और ये एरिया किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, क्योंकि जब हम इसको कट करते हुए नीचे तक जाएंगे तो वो क्या होगा, आप 3D में इमेजिन कर लो कि अगर हम उसको कट कर रहे हैं तो 2 रेक्टेंगुलर का फॉर्म होगा। AD तो उसका लेंथ ब्रेथ हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, जो भी प्रिज्म का हाइट है उतना वहाँ तक हम उसको बेस तक ऊपर से लेके नीचे तक कट करेंगे। तो ये जो फिगर बनेगा वो क्या हो गया, वो हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। और इसी तरह जब हम FB या बीच से जब हम कट करेंगे तो जो दूसरा रेक्टेंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, उसका जो ब्रेथ हो जाएगा वो FB के साइड के इक्वल हो जाएगा, और हाइट जो है उसके लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि
जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू हमने डाल दी। पेरीमीटर क्योंकि साइड हमें 12 दिया गया है तो 6 × 12 हेक्सागन है। हाइट हो गया 24। 2 × एरिया ऑफ बेस निकालना है, तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, जब हम हेक्सागन का एरिया निकालेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 12 × 18√3। ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ दो तरह का रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, एक तो AD के अलोंग, दूसरा FB के अलोंग। तो 2 × AD को अगर हम ब्रेथ मानते हैं तो 24 और हाइट ऑफ प्रिज्म कितना है 24। दूसरा रेक्टेंगल बन रहा है FB के अलोंग जो हमने कट किया है, तो 2 × FB को अगर हम ब्रेथ माने तो हाइट हो गया और L क्या हो गया हमारा हाइट, तो 24 हाइट ऑफ प्रिज्म के इक्वल L हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 2880 + 1008√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे तो हमसे सम पूछा था तो हमने इसको ऐड करके लिख दिया, लेकिन इसी में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट बताओ जो भी कटिंग किया है। तो हमें कुछ नहीं करना, सारा ऐसे ही निकालना है और अगर जितने पार्ट में कट हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे इसने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इसको 4 पार्ट में कट किया गया, 4 इक्वल पार्ट में, तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है। तो ये प्रिज्म में जो भी क्वेश्चन आता है ये सारा यहाँ पे हो गया कटिंग से रिलेटेड। और जो भी ऐसे तो प्रिज्म में हमसे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका बेस अलग कर करके वो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अगर कटिंग से भी क्वेश्चन आ गया तो आप इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं पिरामिड को। पिरामिड भी प्रिज्म के जैसे ही होता है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पिरामिड है उसमें एक बेस होता है और जो प्रिज्म है उसमें 2 बेस होते हैं, और उसका जो साइड होता है या कर्व सरफेस एरिया बोल लो या आप उसके फेस को बोल लो, वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। और जो पिरामिड है वो एक इसका जो फेस होता है वो ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। ठीक है। पिरामिड में 2-3 टर्म को हमें समझना ज़रूरी है, जैसे इसका स्लांट हाइट, स्लांट एज, ये किसको बोलते हैं। अगर आप इसमें जो है 2-3 बेस पे क्वेश्चन आता है कि अगर रेक्टेंगुलर बेस हो, हेक्सागोनल बेस हो, स्क्वायर बेस हो या ट्रायंगुलर बेस हो, तो उसका जो स्लांट हाइट, स्लांट एज होता है वो कैसे निकालना होता है, और इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हम उसके शॉर्ट मेथड को देखेंगे कि मतलब कैसे हम किसी भी बेस का स्लांट हाइट या स्लांट एज को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। अगर हम हाइट ऑफ पिरामिड की बात करें तो हाइट हम कैसे मेज़र करते हैं, जब हम पिरामिड के बेस से टॉप ऑफ पिरामिड के हाइट को मेज़र करते हैं तो वो क्या होता है, हाइट ऑफ पिरामिड होता है। मतलब बेस से टॉप ऑफ पिरामिड को जब हम मेज़र करते हैं तो वो हाइट ऑफ पिरामिड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में मैंने जैसे इस तरह का पिरामिड का स्ट्रक्चर कुछ होता है, अगर टॉप से आप देखोगे जो सेकंड फिगर है वो उस तरह से टॉप का फिगर होता है। और जो थर्ड फिगर है यहाँ पे अगर हम उसके बेस है, बेस का जो फेस है, मतलब पिरामिड का जो भी फेस है उसको जब हम ओपन करके देखते हैं तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि स्लांट एज और स्लांट हाइट क्या होता है। तो जैसे ई और ई मैंने लिखा है स्लांट एज को, और जो एल है वो है स्लांट हाइट, और ए जो है वो साइड ऑफ बेस है। यानी अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस है तो यहाँ पे जो ए है वो उसका साइड हो गया, और जो एल और ई है ये स्लांट हाइट एंड स्लांट एज है रिस्पेक्टिवली। तो ये होता क्या है, जो ये फेस है जो मैंने ओपन करके लिखा है, ये जो फेस है, फेस का जो साइड होता है ना उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, यानी कि स्लांट एज वो होता है, और जो एल है वो उस फेस का हाइट होता है। जो स्लांट हाइट होता है वो उस फेस को जब हम ओपन करते हैं जो उसका हाइट होता है ना वो होता है स्लांट हाइट। जैसे अगर हमें उस फेस का जो जिस पे मैंने डॉटेड से एल लिखा है उस फेस का अगर हमें बोल दे एरिया निकाल ले, तो हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। तो जो उसका जो एरिया होगा जिस पे मैंने उसका जो हाइट होता है वो क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पे अगर हम उस फेस का एरिया निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू ए इंटू एल। एल यहाँ पे क्या हो गया, उस फेस का हाइट, और ए जो है उसका बेस दिखा रहा है। ठीक है। तो आपको एल और ई समझ में आ गया होगा कि स्लांट एज क्या होता है, स्लांट हाइट क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे एच जो है हाइट ऑफ प्रिज्म को डिनोट कर रहा है, ई स्लांट एज को डिनोट कर रहा है, ए साइड ऑफ बेस को डिनोट कर रहा है, और जो एल है वो स्लांट हाइट को डिनोट कर रहा है। तो ये क्लियर होगा कि स्लांट हाइट किसको बोलते हैं, स्लांट एज किसको बोलते हैं, और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझना।
अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पिरामिड की कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट बाय 2। और हम प्रिज्म में क्या देखते थे कि प्रिज्म में होता था पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट यानी एल, उसके फेस के हाइट को पूछ रहा है, ना कि पिरामिड के हाइट को पूछ रहा है। ठीक है, तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट डिवाइड बाय 2। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट डिवाइड बाय 2 प्लस एरिया ऑफ बेस। यहाँ पे एक ही एरिया, एक बेस है इसलिए एक एरिया ऑफ बेस हुआ, और प्रिज्म में हम क्या करते थे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी कि दोनों एरिया को ऐड करते थे, टॉप एंड बॉटम दोनों के एरिया को। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही बेस होता है इसलिए एक बेस को हमने ऐड किया। और इसको दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ पिरामिड डिवाइड बाय 3। यहाँ पे एरिया में क्या करना है, हाइट ऑफ पिरामिड लेना है, स्लांट हाइट नहीं लेना, हाइट ऑफ पिरामिड लेना है, और डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन से पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास अलग अलग बेस हो, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस हो, या स्क्वायर बेस हो, हेक्सागोनल बेस हो, या रेक्टेंगुलर बेस हो, तो उसका एल और ई यानी कि स्लांट हाइट और स्लांट एज जो है वो कैसे निकालेंगे। क्योंकि हमारा जो ये फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए हमें स्लांट एज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हम किसी भी बेस का स्लांट हाइट और एज जो है कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगुलर अगर बेस है हमारे पास किसी भी पिरामिड का, तो उसका जो स्लांट हाइट और एज है वो कैसे निकालते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बेस है तो उसका जो स्लांट हाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 12। ठीक है, एल यहाँ पे क्या है, स्लांट हाइट है, एच क्या है, हाइट ऑफ पिरामिड है, और ए क्या है, साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका स्लांट हाइट का फॉर्मूला हो गया ये। अब हम इसका स्लांट एज यानी ई का फॉर्मूला देखते हैं। ई क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे ई क्या है, स्लांट एज है, एच क्या है, हाइट ऑफ पिरामिड है, और ये जो कैपिटल आर है ये होता है सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे एल और ई का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, एल अगर हमें निकालना है तो एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 12, और अगर ई निकालना है तो ई क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, सरकम रेडियस ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द lateral surface area and volume of a right pyramid with equilateral triangle as a base in which the length of each side of the base is 4 centimeter and the slant height is 5 centimeter। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या, हमें पहले निकालना क्या, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है उसका, तो हमें दिया क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ए दिया हुआ है 4 एंड एल दिया हुआ है 5। ठीक है, एल और ए हमें पता है, हमें निकालना क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम के लिए हमें हाइट ऑफ पिरामिड पता होना चाहिए। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने पढ़ा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस है तो जो एल स्क्वायर होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 12, और यहाँ पे जो एच है ये क्या है, हाइट ऑफ पिरामिड। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे एल और ए का तो हमें हाइट मालूम हो जाएगा। तो जो हमारा हाइट आया है वो सॉल्व करने के बाद आया है अंडर रूट 71 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ से हमें हाइट मालूम चल गया। अब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है पिरामिड का वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो हाइट
पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, क्योंकि ये पिरामिड है तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट डिवाइड बाय 2 होता है। तो 3 से हमने इनटू किया, क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 4 ये पिरामिड ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, डिवाइड बाय 2 इंटू स्लांट हाइट 5 हमें गिवन है, तो ये हमारा जो कर्व सरफेस एरिया आ गया वो 30 आ गया। ठीक है, अब हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो गया, A/3 इंटू एच, यानी एरिया इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। तो हाइट ऑफ पिरामिड अभी हमने निकाला यहाँ से √71 बाय √3, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वो कितना होता है, √3/4 इंटू A²। तो यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही, कि अगर ए राइट पिरामिड स्टैंड ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस ऑफ एरिया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लैटरल फेस इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ऑल्सो फाइंड इट्स साइलेंट एज। यानी हमें ये दिया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस है, उसका एरिया हमें पता है, और इसके एक फेस का, ठीक है, एक फेस का हमें एरिया दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें वॉल्यूम निकालना है और साइलेंट एज यानी कि ई भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो साइड निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता करना होगा वॉल्यूम के लिए भी और साइलेंट एज निकालने के लिए भी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 A²। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे को दिया हुआ है 16√3, तो जब हम इस वैल्यू पर उसको पुट करेंगे तो ए हमारा कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, वन ऑफ इट्स लेटरल फेस का एरिया। तो जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर हमें एक फेस का एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, तो हमने अभी किया था हाफ इंटू ए इंटू एल, तो उसी का हमें एरिया यानी एक फेस का एरिया दिया हुआ है 40। तो हमें पता है कि अगर एक फेस, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया कि हाफ इंटू ए इंटू एल, क्योंकि एक फेस का एरिया है, और एल यहाँ पे क्या है, उस फेस का हाइट है, और ए क्या है, बेस है। तो ये यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सॉल्व करके एल निकाल लेंगे, तो हमें ए पता चल गया, एल पता चल गया। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा, क्योंकि हमें अभी क्या निकालना है, इसमें वॉल्यूम निकालना है और एज निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए हमें एरिया तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता है, तो हमें हाइट निकालना होगा, और एज के लिए हमें ई निकालना होगा। तो हम पहले हाइट को निकालते हैं। इक्विलेटरल बेस है तो इसका जो L² का फॉर्मूला होता है ये होता है, यहाँ पे L² = H² प्लस A²/12, जहाँ पे A साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, H हाइट ऑफ पिरामिड है, एंड L क्या है, स्लांट हाइट है। यहाँ पे जो भी हमें गिवन है, L हमने निकाल लिया, A हमें पता चल गया, हमें H निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके A की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू आने के बाद अब हम सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ पिरामिड डिवाइड बाय 3। अब एरिया हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, वहाँ से हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर ये आ गया 16/3 √284 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें ई निकालना है यानी स्लांट एज निकालना है। स्लांट एज का भी हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा, क्या कि E² जो होता है वो होता है H² प्लस R², जहाँ पे H हाइट ऑफ पिरामिड है और R क्या है, सरकम रेडियस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो यहाँ पे जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आपको ये पता होगा कि सरकम रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है। तो जो सरकम रेडियस है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है कि जो सरकम रेडियस होता है वो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड बाय √3 होता है। ठीक है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 8 हमने निकाला, तो 8/√3 स्क्वायर, और हाइट भी हमने अभी निकाला, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √116। ठीक है, 116 का √ ये हमारा एज निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो भी स्लांट एज या स्लांट हाइट हमसे पूछेगा उस पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास स्क्वायर बेस हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे है, स्क्वायर बेस का भी स्लांट हाइट और एज जो है वो अलग अलग तरीके से निकलेगा। तो हम इसको देखते हैं। तो स्क्वायर बेस में क्या होता है,
जो एल स्क्वायर होता है वो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 होता है। और इसको थोड़ा याद रखने का तरीका भी इजी है। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर बाय 4 करना है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था, सेम यही था, बस वहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर बाय 12 से डिवाइड करना था, और स्क्वायर में क्या है, 4 से डिवाइड करना है। तो इसका जो स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला है वो हो गया, जब स्क्वायर बेस होगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4, जहाँ ए यहाँ पे क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, और एच क्या है, हाइट ऑफ पिरामिड है, और एल क्या है, स्लांट हाइट है। और अगर इसके स्लांट एज की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई 2। ए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। एच यहाँ पे हाइट ऑफ पिरामिड है, और ई क्या है, स्लांट एज है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था, सेम था, बस यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्क्वायर के हाफ की जगह क्या था, वहाँ पे सर्कम रेडियस का स्क्वायर था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दोनों हो गया किसके लिए, स्क्वायर बेस के लिए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए राइट पिरामिड स्टैंड्स ऑन ए स्क्वायर बेस ऑफ डायगोनल 10√2 centimeter. If the height of pyramid is 12 centimeter, the area of its slant surface is। यहाँ पे एरिया ऑफ स्लांट सरफेस का मतलब कर्व सरफेस एरिया है। तो हमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पे हाइट हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो 10√2 दिया हुआ है। तो डायगोनल अगर पता है तो साइड कितना हो गया, 10। अब हमें स्लांट सरफेस निकालना है, जिसके लिए हमें एल निकालना होगा। तो एल जो है वो कितना होता है, अभी हमने देखा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे जो जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा एल आ गया कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2, या पेरीमीटर इंटू हाइट, स्लांट हाइट डिवाइड बाई 2। पेरीमीटर क्योंकि 10 साइड है, तो 4 इंटू 10 40 इंटू एल 13 डिवाइड बाई 2। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 260 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड विथ ए स्क्वायर बेस इज 200 centimeter cube. The height of the pyramid is 13 centimeter. What will be the length of the edge? राउंडिंग फिगर में बताना है एज का लेंथ, यानी ई हमें फाइंड करना है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें दिया गया है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम दिया गया है 200, एच पता है, हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला पता है कि वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इक्वल होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से ए हमारे पास आ गया कितना, 600/13। और अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें स्लांट एज निकालना है स्क्वायर बेस का, तो वो कितना होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई 2। यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे, हाइट की वैल्यू पता है, एरिया पता है, उसको पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कुछ पॉइंट में, क्योंकि राउंडिंग फिगर में ही हमसे आंसर पूछा है, तो ये कुछ पॉइंट में आएगा 192.5। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 19614 का, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ राउंडिंग फिगर में पूछा है तो हम इसको 14 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें ई भी निकालना आ गया। दूसरा, अब हम देखते हैं जब हमारे पास हेक्सागोनल बेस हो, दो हमने अभी तक पढ़ लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस होगा और दूसरा स्क्वायर बेस होगा। अब तीसरा देखते हैं, अगर जो पिरामिड है वो हेक्सागोनल बेस हो, तब उसका ई हम कैसे निकालेंगे और एल कैसे निकालेंगे। तो जो इसका हेक्सागोनल बेस का जो एल होता है, स्लांट एज होता है, वो होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पे एल स्लांट हाइट है, एच हाइट ऑफ प्रिज्म है, और ए क्या है, साइड ऑफ हेक्सागन है। और जो स्लांट एज होगा वो क्या है, ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, साइड ऑफ हेक्सागन, साइड ऑफ हेक्सागन का ही जब हम इंटू कर, साइड ऑफ हेक्सागन का ही स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है, साइड ऑफ हेक्सागन है। इस पे भी क्वेश्चन देखते हैं। Find the total surface area of pyramid whose base is a regular hexagon of side 4 cm and height
√15 सेंटीमीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स स्लांट एज। पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दूसरा क्या निकालना है हमें, स्लांट एज भी निकालना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास साइड ऑफ हेक्सागन यानी ए दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ पिरामिड दिया हुआ है √15। तो यहाँ से हमें क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए, तो एल निकाल लेंगे। एल का भी फॉर्मूला हमने देखा, L² = H² + 3/4 A² होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू हमें दिया गया है, साइड हमें पता है, हाइट पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा एल है वो आ गया √27। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2 × स्लांट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस। यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। पेरीमीटर हमें पता है, साइड क्योंकि 4 है तो पेरीमीटर कितना हो गया, 6 × 4 डिवाइड बाई 2 हो गया, इंटू एल हमने अभी निकाला √27 प्लस एरिया क्या होगा 6 × √3/4, क्योंकि √3/4 A² एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है और हेक्सागन रेगुलर है, तो यहाँ पे 6 से इंटू कर देंगे तो 6 × √3/4 × A², ये एरिया आ गया। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 60√3 cm²। अब हम एज की बात करते हैं, तो एज भी हमने अभी पढ़ा, E² होता है क्या, H² + A²। H क्वेश्चन में गिवन था √15, तो स्क्वायर 15 हो गया, और A जो है हमारा 4 था तो स्क्वायर 16 हो गया, तो हमारे पास जो E आया वो कितना आ गया, √30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर बेस हो तो हमारा जो L है या कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर बेस अभी तक किसी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, ये आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इसके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में। जैसे हम पिरामिड पहले पढ़ते थे कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें सारे में कॉमन था कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो कैसे निकलता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट डिवाइड बाई 2 करके। लेकिन जो रेक्टेंगुलर बेस का जो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया होता है वो उससे थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है जिसका साइड ए और बी है, ठीक है। तो जो हमारा रेक्टेंगुलर बेस का जो कर्व सरफेस एरिया होगा पिरामिड का, वो क्या होता है, L1A + L2B। अब यहाँ पे L जो है ये स्लांट हाइट है और E स्लांट एज है, और L1 और L2 हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में बनाया कि L1 हम कैसे निकालेंगे, तो L1 का जो स्क्वायर होता है वो H² + B/2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ ध्यान देना है कि अगर हमने L1 मतलब L जो है A के साथ, यानी अगर जो भी रेक्टेंगल का साइड है अगर हम A साइड ले रहे हैं तो उसके अपोज मतलब उसको छोड़ के, A को छोड़ के हम दूसरे साइड का हाफ करके फिर हम L1 निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे L1 हमें निकालना है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई क्या किया है, A साइड को। तो हम L1 जब निकालेंगे ना तो उसमें A साइड ना लेके B साइड का हाफ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉक्स में देखो, L1 का स्क्वायर = H² + B/2 का हाफ लिया है, लेकिन L1 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, A से। तो A साइड को छोड़ के जो दूसरा साइड बचा उसका हाफ करके हमें स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। उसी तरह L + L2B लिखा है तो B को छोड़ के कौन सा साइड बचा, A, तो A का हाफ करके स्क्वायरिंग को उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो L2 हमने कैसे निकालना, H² + A/2², यानी जिसके साथ भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना उस साइड को छोड़ के जो दूसरा साइड होगा उसका हाफ का स्क्वायर लेके हम L को निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकालने का, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया भी वही हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया जैसे निकाला हमने वैसे लिखना है और प्लस करना है एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देंगे, यानी कि L × B। तो L यहाँ पे मैंने A और B साइड लेट किया है तो A × B हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम का जैसे नॉर्मल पिरामिड का होता है वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1/3 एरिया
इंटू हाइट है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, यानी कि साइड ऑफ रेक्टेंगल इंटू एच, ठीक है। और अगर हम स्लांट एज की बात करें तो स्लांट एज भी जैसे हमने स्क्वायर वाला निकाला था वैसे ही निकालना है, ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए बाई टू, यानी कि रेक्टेंगल का जो भी एरिया निकलेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और उसमें हम हाइट ऑफ पिरामिड को स्क्वायर के फॉर्म में जब प्लस कर देंगे तो वो हमारा स्लांट एज निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ कर्व सरफेस एरिया को आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। Find the total surface area of a pyramid with rectangular base whose length is 16 centimeter and width is 12 centimeter if the height of pyramid is 8 centimeter। तो हमें अच्छा, इफ़ द साइड ऑफ पिरामिड इज़ 8 सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के हमें मतलब कर्व सरफेस एरिया भी पता होगा और उसका बेस का एरिया भी निकालना पड़ेगा। हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ को मैंने ए लेट कर लिया तो ये हो गया। एल यहाँ पे इसलिए लेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एल से जो है कन्फ्यूज़न हो जाएगा स्लांट हाइट और लेंथ में, तो इसलिए मैंने लेंथ को यहाँ पे ए लेट किया है, वो हो गया 16 और ब्रेथ को बी, ये हो गया 12। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइट हमें दिया हुआ है 8। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो हम इसको कर्व सरफेस एरिया का यहाँ पे मैंने जैसे फॉर्मूला ही लिख दिया, L1A प्लस L2B प्लस AB, ठीक है। अब L1 हमें निकालना है, अगर हम A साइड ले रहे हैं तो B का हाफ करना पड़ेगा, अगर B से इंटू कर रहे हैं तो A का हाफ करना पड़ेगा। तो L1 में मैंने क्योंकि A को इंटू किया है तो हम B को हाफ करेंगे, यानी L1 जो होगा वो h स्क्वायर प्लस B बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइट हमारे पास A स्क्वायर है और B का हाफ किया तो 6, क्योंकि B 12 है तो यहाँ पे उसका हाफ 6 का स्क्वायर, तो L1 जो हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। L2 में हमने B को इंटू किया है तो हम A का हाफ लेंगे, तो ये कितना हो गया, हाइट तो 8 स्क्वायर हो गया और 16 का हाफ 8 हो गया, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो L2 हमारे पास कितना हो गया, 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया पे जो जो हमसे पूछ रहा है वैल्यू हमें सबकी पता है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। L1 आ गया 10, A कितना आया 16 प्लस L2 कितना आया 8√2, B कितना दिया हुआ था 12 प्लस A इंटू बी, क्योंकि बेस हमें निकालना है, बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस लेना है, तो 16 इंटू 12। इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिरामिड का जो भी बेसिक था और जितने भी उस पर एरिया बेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कोई भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर रेक्टेंगुलर बेस हो, हेक्सागोनल बेस हो, कोई भी बेस होगा, आसानी से आप उसको निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं पिरामिड का ही एक और पार्ट होता है कि अगर हम पिरामिड को कटिंग करते हैं तो वो एक फ्रस्टम का फॉर्म लेता है, तो उस फ्रस्टम का एरिया जो है वो कैसे निकालते हैं। तो फ्रस्टम पिरामिड क्या होता है, बस पिरामिड को जब हम कट कर देते हैं और ये फ्रस्टम की तरह जो फॉर्म बन जाता है तो उसी को बोलते हैं फ्रस्टम पिरामिड। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जब हम कटिंग करते हैं तो इसका बेस 2 एरिया हो जाता है, यानी कि टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, दोनों एरिया क्रिएट हो जाता है कटिंग करने के बाद, ठीक है। जैसे ये फिगर मैंने बनाया, तो जैसे अगर स्क्वायर बेस है, ये नीचे का स्क्वायर है, उसका साइड ए है, तो ऊपर से जब हम कट करेंगे तो वो भी स्क्वायर के फॉर्म में ही होगा, लेकिन उसका जो उस स्क्वायर का जो फॉर्म साइड होगा वो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली वो चेंज होगा क्योंकि वो ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे उसका साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और नीचे आते जाएंगे तो बेस का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो नीचे का बेस और ऊपर का बेस यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग होगा। नहीं, अगर ये सेम होता तो ये क्या बन जाता, ये प्रिज्म के जैसा बन जाता, लेकिन इसका जो बेस है ये दोनों क्या है, अलग है। यानी नीचे का बेस तो ज़्यादा एरिया वाला होगा और ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे उसका जो बेस है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर का जो ए साइड वाला लिया है हमने, ए साइड जिसको डिनोट किया है, उसका साइड क्या होगा, छोटा होगा, और जो बी साइड है वो क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उसको देखते हैं। तो जो फ्रस्टम पिरामिड है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये सेम पिरामिड की तरह होता है, बस इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा टॉप और बेस है इन दोनों को हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे यहाँ जो कर्व सरफेस एरिया ये होता है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस एंड टॉप इनटू स्लांट हाइट डिवाइड बाय 2।
ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, पेरीमीटर दोनों का लेना है, बेस का भी पेरीमीटर लेना है और टॉप का भी पेरीमीटर लेना है। लेकिन हम पिरामिड में क्या करते थे, हम पेरीमीटर ऑफ बेस लिखते थे, स्लांट हाइट लिखते थे, डिवाइड बाई 2 करते थे। ठीक है। नेक्स्ट जो टोटल सरफेस एरिया है, यहाँ पे भी वही चीज़, यहाँ पे क्या लिखना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। वहाँ पे क्या होता था, सिंपल पिरामिड में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि वहाँ पे एक ही बेस होता है इसलिए सिर्फ हम एरिया ऑफ बेस को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जब कटिंग होने से क्या हो गया, ऊपर भी एक एरिया क्रिएट हुआ, तो इसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे, एरिया ऑफ टॉप के भी। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, 1/3 A1 प्लस A2 प्लस √A1 A2 इंटू H। अब यहाँ पे A1 क्या है, एरिया ऑफ बेस, A2 क्या है, एरिया ऑफ टॉप, H क्या है, हाइट ऑफ फ्रस्टम। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ना, जो दो मैंने सेडेड किया है, वहाँ से वहाँ तक को ही सिर्फ फ्रस्टम बोलते हैं। ऊपर का पार्ट हम कट करके हटा देते हैं, तो उसी को सिर्फ क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। अब इसमें जैसे कि अगर फ्रस्टम स्क्वायर बेस पे है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एल चाहिए होगा, ई चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें स्लांट एज दिया हुआ है पेरीमीटर निकालने के लिए। तो अगर स्क्वायर बेस होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है एल निकालने का, वो क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस बी बाई 2। यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 स्क्वायर, यानी बी माइनस ए भी कर सकते हैं, a माइनस बी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उसका स्क्वायरिंग लेंगे तो नेगेटिव साइन भी आएगा, तो वो स्क्वायर पॉजिटिव में ही हो जाएगा। तो आप जो बड़ा है उसमें से भी हम माइनस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे L तो हो गया स्लांट हाइट, H हो गया हमारे पास हाइट ऑफ फ्रस्टम, और A और B क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, अपर वाले का, और जो टॉप एंड बॉटम का जो भी साइड है उसको हम माइनस करके डिवाइड बाई 2 करके स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा क्या दे देगा, स्लांट हाइट देगा। और इसका स्लांट एज क्या होगा फ्रस्टम पिरामिड का, ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर, और ए और बी यहाँ पे वही है, साइड ऑफ स्क्वायर जो क्रिएट होगा। ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, एंड द वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम विथ स्क्वायर बेस, द साइड ऑफ हुज base and top are 30 centimeter and 20 centimeter respectively, and each of slant height of frustum is 13 centimeter। ठीक है। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। दिया क्या क्या है, एल दिया है हमें 13 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ है 30, ए यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर बेस है, तो बॉटम का भी एंड टॉप का दोनों का साइड दिया हुआ है, ए 30 और बी अगर हम दूसरे स्क्वायर का साइड माने तो 20 दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या अभी हमने पढ़ा, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ टॉप एंड बॉटम के दोनों के पेरीमीटर का सम करना है, इनटू करना है स्लांट हाइट से, और डिवाइड करना है 2 से। तो हमने 4 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, क्योंकि अगर पेरीमीटर का सम करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 20, तो 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, और इसमें टोटल, क्योंकि यहाँ तक तो जो इंटू 30 है, यहाँ तक तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें एरिया भी ऐड करना है ना। तो पहले स्क्वायर का 30 का स्क्वायर किया, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर होता है एरिया ऑफ बेस, 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, टॉप और बॉटम दोनों के एरिया को ऐड करेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अभी हमने देखा क्या, 1/3 A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2, और A यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा था, एरिया को डिनोट कर रहा था। तो एरिया जो हमारा एक स्क्वायर का साइड 30 है, दूसरे का 20 है, तो इस तरह से यहाँ एरिया कितना हो गया, 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इंटू H। अच्छा, अब हमें H नहीं पता था, तो H हम कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा कि जो स्क्वायर के लिए अगर फ्रस्टम पिरामिड है, तो स्क्वायर का जो एल स्क्वायर होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ए बी और एल हमें पता है, तो एच हम यहाँ से निकाल लेंगे। एच अगर आ गया हमारे पास 12, अब वॉल्यूम में क्या करेंगे, हम 12 को पुट कर देंगे, तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया कितना, 7600, यानी कि 7600 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक पिरामिड का जो भी क्वेश्चन था, पिरामिड में बेस्ड
नॉर्मल पिरामिड पे अगर वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछ दे, दूसरा स्क्वायर उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ दे, उसमें स्लांट हाइट निकालने पे, स्लांट एज निकालने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा अब ये जो था फ्रस्टम वाला, ये भी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। एक क्वेश्चन शायद एसएससी में फ्रस्टम पे पूछा गया था, तो इस पे वॉल्यूम इसका पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो जो भी पिरामिड में जितने भी थे क्वेश्चन वो सारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल अब हम देखते हैं टेट्राहाइड्रल क्या होता है। टेट्राहाइड्रल जो है, जो पिरामिड होता है बस सेम वही चीज़ होता है इसमें। इसमें सिर्फ फ़र्क ये हो जाता है कि जो हम स्लांट एज और जो बेस ऑफ ये होता है, साइड ऑफ बेस होता है, वो यहाँ पे इक्वल हो जाता है। जब वो दोनों इक्वल हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रॉन। जैसे हमने पिरामिड में पढ़ा था कि उसका जो फेस होता है एल, ई और ए सारा डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि जो ई है यानी कि स्लांट एज है और जो साइड ऑफ बेस है वो दोनों इक्वल हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रॉन में सबसे पहले हमने देखा कि जो स्लांट एज होता है वो बेस साइड ऑफ बेस के इक्वल होगा। हाइट जो होता है टेट्राहाइड्रॉन का वो होता है √2/3 ए। ए क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ बेस। एल जो होता है वो होता है √3/2 ए। ठीक है, ए यहाँ पे क्या हो गया, साइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। ठीक है, तो ये जो है आप इसको देख लेना, क्योंकि इस पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाइट ऑफ टेट्रागन निकालने के लिए, स्लांट हाइट ऑफ टेट्रागन निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहाइड्रॉन की। ए जो है यहाँ पे साइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन है, वो उसी तरह से देगा कि साइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन ये है, तो आपको हाइट निकालना है, एल निकालना है। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 3/4 √3 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, साइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, √3 ए स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाता है, √2/12 ए का क्यूब। तो ये आराम से इसको याद कर सकते हो। अगर टोटल सरफेस एरिया याद है तो टोटल सरफेस एरिया में 3/4 करोगे तो वो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया से 3/4 हटा देंगे तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम हमें √3/12 ए क्यूब आ गया। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहाइड्रॉन इज, क्या दिया हुआ है, 18√2, देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, गिवन दिया हुआ है 18√2। अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन कितना होता है, √2/12 ए क्यूब। तो ए हमें यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे। ए कितना आ गया, 6। हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भी हमने देखा √3 ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो इसी पे बेस्ड वो साइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन दिया होगा तो हाइट पूछेगा, या स्लांट हाइट पूछ लेगा, या कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसमें ज़्यादा लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं होते, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 टॉपिक कवर हो गया, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम पिरामिड एंड टेट्राहाइड्रल। तो यहाँ पे अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पिरामिड में होती है, वो भी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया। जो भी फॉर्मूला थे वो आप अच्छे से याद कर लोगे, तो इस टॉपिक में से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कटिंग बेस्ड जो 1-2 क्वेश्चन था वो भी मैंने करवा दिया, तो कटिंग पे भी क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप आसानी से कर सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा भी मैंने और भी वीडियो मेंसुरेशन से रिलेटेड अपलोड किया हुआ है, अगर वो वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हो। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।